आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही उस हलचल की जिसकी रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंच गई है। क्या अंदर ही अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जो बड़े संकेत दे रहा है? ठाकुर फोर्स के बाद अचानक से ठाकुर विधायक, ठाकुर नेताओं का व्हाट्सएप ग्रुप और उनकी मीटिंग की चर्चा होने लगी है। अखिलेश यादव इस पर तंज भी कस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सी बड़ी तैयारी हो रही है। हालांकि विधायक साहब कह रहे हैं कि माहौल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाय पानी के लिए इकट्ठा हुए थे। क्यों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खास वर्ग के नेताओं की बैठक ने सियासी बहस छेड़ दी? समझिए पूरा माजरा और ये विश्लेषण हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी में ठाकुर नेताओं का नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, कुटुंब परिवार, जिसके मेंबर बीजेपी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह हैं, एमएलसी जयपाल सिंह हैं, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और शैलेंद्र प्रताप सिंह भी इसका हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह भी इस ग्रुप में शामिल हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी इस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर में शामिल हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के 49 ठाकुर विधायकों में से 40 लखनऊ के होटल में मिले, कुछ एमएलसी भी इसमें पहुंचे। तस्वीरें पब्लिक हुई तो सवाल उठा, सिर्फ ठाकुर वर्ग से आने वाले विधायक और एमएलसी ही क्यों? पहली मीटिंग 11 अगस्त को हुई, उसके अगले दिन भी ठाकुर विधायक और एमएलसी की मुलाकात हुई। ये बीते 8.5 साल में ठाकुर विधायकों की पहली बैठक थी, इसीलिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा हुई। खबर दिल्ली तक पहुंचाई गई। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें जाति विशेष के विधायकों की गुटबाजी का जिक्र किया गया। ठाकुर नेताओं के इस कुटुंब समूह के पोस्टर पर मंत्री जयपाल सिंह व्यस्त और रामवीर सिंह की फोटो लगी थी। इसकी सफाई भी उनकी तरफ से आई। रामवीर सिंह ने इसे पोती के जन्मदिन का कार्यक्रम बताया तो किसी ने इसे पारिवारिक प्रोग्राम तक समेट दिया। तर्क ये भी किया गया कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एकमात्र ठाकुर विधायक को बुलावा भेजा गया था, इसलिए इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर द ठाकुर फोर्स नाम के ट्विटर हैंडल ने इसे चिंगारी दी थी। यूपी के सियासी गलियारों में पूछा जाने लगा कि आखिर ये किसके इशारे पर किया जा रहा है, और जो दावे द ठाकुर फोर्स के जरिए या उनके फॉलोअर्स के जरिए किए जा रहे हैं, क्या उन्हें महज अफवाह बताकर दरकिनार किया जा सकता है? इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक। सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी, ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने। सर दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है? सर लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया? लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। ये पहली दफे नहीं है, ये पिछले साल भी हुआ जो मेरे को पता भी है। तो इसलिए वो राई का पहाड़ बनाना चाहते, वो है नहीं। वो चाहते हैं कि अंदरूनी लड़ाई। अरे जो आपके घर में हुआ वही आईना तो भाजपा को नहीं दिखाओ। जो आपका आईना है उसको जरा साफ कर लो और शक्ल और बेहतर दिखने लगेगी। ठाकुर विधायकों की इस बैठक के सीन में योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। कोई इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहा है, कोई इसे जाति वर्ग के नेताओं के संतुलन और दबदबे से कनेक्ट कर रहा है। सबके अपने अपने अनुमान हैं और कई गंभीर सवाल। क्या ये एकजुटता का संदेश है जिसका मकसद ताकत दिखाना है? क्या इन मुलाकातों के मायने 2027 के चुनाव से जोड़े जाएं? क्या यूपी में चुने जाने वाले बीजेपी के नए अध्यक्ष पर इससे कोई असर पड़ेगा?
और क्या अखिलेश के पीडीए वाले समीकरण की काट इनके जरिए तैयार हो सकती है? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी से क्षत्रिय वोटरों की नाराजगी सामने आई थी। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 25% ठाकुर वोटर यूपी में बीजेपी के खिलाफ गया। ठाकुर नेता भी टिकट बंटवारे से नाखुश थे। इस बार ये संदेश देने की कोशिश है कि राजपूत नेता एकजुट हैं तो वोटरों को भी इधर उधर नहीं भटकना है। वैसे भी यूपी के 7% ठाकुर अब तक बीजेपी को ही एक मुश्त वोट करते रहे हैं। 2017 में 80% से ज्यादा ठाकुर वोटर बीजेपी के सपोर्ट में थे और फिर 2022 के यूपी चुनाव में 87% ठाकुरों ने बीजेपी के जीत की पटकथा लिखी। यूपी के कुल 49 ठाकुर विधायकों में से 43 बीजेपी के जीते, 4 समाजवादी पार्टी से विजयी हुए, 1 बीएसपी से और 1 राजा भैया है। इसलिए ठाकुर नेताओं के इस कुटुंब परिवार को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। जाति के नाम पर कोई डिनर वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं है। सदन के दौरान एक बात जरूर रहती है कि कुछ सम विचारों के लोग आपस में बैठते हैं, जलपान करते हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, पार्टी का भी ये स्टैंड रहता है कि सदन के दौरान हम लोगों को भी होता है कि हम अपने प्रभार के जनपदों के एमएलए, एमपीज के साथ बैठें, उनके साथ जलपान करें, एक बेहतर समन्वय बन सके। ये यूपी के क्षत्रिय विधायकों का शक्ति प्रदर्शन है या फिर वो खास मैसेज जिसका मकसद ही 2027 का विधानसभा चुनाव है? क्योंकि लखनऊ की टाइमलाइन भी बहुत कुछ कहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात की करीब 31 महीने बाद। बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रियों के कद्दावर नेताओं में से एक गिने जाते हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया से भी सीएम योगी मिले। वसुंधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी के बड़े राजपूत नेताओं में शुमार हैं और ठाकुर कुटुंब परिवार की मुलाकात जिन ठाकुर रामवीर सिंह की अगुवाई में हुई वो बीते 9 महीने में 11 बार योगी से मिल चुके हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के ठाकुर विधायक और सांसदों की मीटिंग में ज्यादातर राजनीतिक चर्चा हुई। इस बैठक में तय किया गया कि राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव पद का चुनाव जिताने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। राजीव प्रताप रूडी के सामने बीजेपी के ही संजीव बालियान थे। आखिर में नतीजा आया तो रूडी विजयी हुए। इस मीटिंग में यूपी के ठाकुर विधायकों और एमएलसी के अगले जमावड़े की रूपरेखा भी बनाई गई। आने वाले टाइम में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। संगठन में बदलाव भी तय माना जा रहा है। इस बैठक के जरिए दिल्ली तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि क्षत्रियों की अहमियत का आकलन भी हो और उन्हें उसी हिसाब से भागीदारी भी मिले। कल्याण सिंह हुआ करते थे मुख्यमंत्री और दिल्ली से कल्याण सिंह के रिश्तों को लेकर के तमाम तरह की अटकलें चलती थी। तब भी इस तरह के कुछ कुछ कुटुंब बने थे। उसको और इसको कोरिलेट किया जाए तो लगता है कि यह भी किसी न किसी तरह से जातीय संगठन को मजबूत करके किसी न किसी तरह से अपने को खड़ा करना, अपने स्वाभिमान को बचाना या अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने जैसी कोई न कोई पॉलिसी या किसी न किसी नीति का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश यादव ने जब से योगी की एसटीएफ को ठाकुर फोर्स नाम दिया है, बीजेपी इस नैरेटिव को भी ध्वस्त करने की तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि ठाकुर नेताओं की इस बैठक के जरिए अखिलेश को समझाया गया है कि जिसे वो एक वर्ग समझते हैं, दरअसल वो परिवार की तरह है, जिसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि यूपी के सभी ठाकुर नेता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इन मीटिंग्स की स्क्रिप्ट बीजेपी नहीं बल्कि अखिलेश से नाराज उन्हीं के नेताओं ने लिखी है।
समाजवादी पार्टी से बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह पर्दे के पीछे से बैठक के सूत्रधार बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्होंने सामने आने के बजाय बीजेपी के विधायक और एमएलसी के जरिए ठाकुर नेताओं को दावत पर बुलाने का आइडिया दिया। इसे गुटबाजी न माना जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी के राजपूत विधायकों को भी न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने इससे कन्नी काट ली। अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले में ठाकुर वर्ग को जगह नहीं और ब्राह्मणों के खिलाफ उनकी बयानबाजी अक्सर सामने आती रहती है। ऐसे में क्या माना जाए कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से बड़ा खेला होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद बीजेपी के ओबीसी विधायक भी मुलाकात कर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि ओबीसी से जुड़े प्रोग्राम में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी। बीजेपी के ब्राह्मण विधायक भी अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इसके लिए बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी भी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जिस तरह ठाकुर वर्ग के नेताओं की बैठक हो रही है, उसी तरह ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग के विधायकों की मीटिंग कराई जानी चाहिए ताकि वोट बैंक मजबूत हो और अखिलेश के पीडीए को जवाब दिया जा सके। तो बैठते नहीं रहते, सब लोग बैठते रहते हैं। उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, संपूर्ण जितने भी हिंदू धर्म के हैं सब ओबीसी के भी हैं, बहुत हमारे अनुसूचित जाति के भी बहुत सारे माननीय विधायकगण भी हैं। तो सब लोग बैठते रहते हैं, लेकिन किसी रणनीति की हम लोगों की संगठन की जो रणनीति है वही हम लोगों की रणनीति है। लेकिन अब आगे आने वाले समय में किसी उद्देश्य जनित बैठे तो सामान्यतः बैठ ही लेते हैं, और आगे हो सकता है फिर बैठे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए के लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, निश्चित रूप से धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए को उकसा करके उनका वोट तो लेने का काम किया, लेकिन जब से सरकार बनी है आरक्षण को खत्म करके किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर पूरी तरह से भाजपा फेल है। पिछड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, इसलिए पिछड़ा इस समय इंतजार कर रहा है कि कितना जल्दी चुनाव आए और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नायक माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर पिछड़ा अपना हक हासिल करें। अंदर खाने तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ऐसी मुलाकातें 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी करती रही है, जिसमें ओबीसी सम्मेलन शामिल है। तो फिर इस पर इतना बखेड़ा क्यों? बीजेपी के सबसे ज्यादा 46 विधायक ब्राह्मण वर्ग से हैं। ओबीसी वर्ग से भी 80 से ज्यादा विधायक बीजेपी के खाते में हैं। बीते कुछ टाइम से बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। अखिलेश के पीडीए की काट निकालने के लिए ओबीसी वोटरों पर फोकस किया जा रहा है। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी समुदाय का है। लगभग 52% वोटर इसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी जब बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी का एक छत्र राज कायम था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी की तमाम जातियां समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी दिखी। अखिलेश को यहीं से मौका दिख गया और वो पीडीए वाले समीकरण को धार देने के साथ साथ ठाकुर वर्ग पर ही हमला करते दिखे। हालांकि जवाब के साथ योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हैं। वो अखिलेश के पीडीए को अपने हिसाब से समझा रहे हैं। नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूँ, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। उनके बाबा ना होते तो शायद वो भी ना होते। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है
ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोक मंडूक होना। क्या यूपी में बीजेपी के अंदर खाने खेमेबंदी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली तक रिपोर्ट भेजनी पड़ी? ये सवाल भी वाजिब है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह कहा जाता है कि इनके बीच तालमेल पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में ओबीसी के बड़े बीजेपी के चेहरे हैं और वो संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। इन दोनों के बीच मतभेद की खबरों को दूर करने के लिए दिल्ली में मंथन भी हुआ था। अब 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो अब ठाकुर नेताओं की बैठक ने नई हवा दे दी है। अब इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसका कैलकुलेशन भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव इस चैप्टर की वजह से आउट हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ की अगली स्ट्रेटजी का अनुमान लगाया जा रहा है। पार्टी के प्रति निष्ठा भी इसे कह सकते हैं और खास जाति के प्रति प्रेम भी। पर इसे समझने की जरूरत यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी, वो कास्ट पॉलिटिक्स करने लगी है, यानी ओबीसी पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो जब ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही हो तो फॉरवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले लोग कंसोलिडेट क्यों नहीं होंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये जो ठाकुर विधायकों की बैठक हुई है, उसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि जातीय राजनीति की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी इन दिनों तेजी से कर रही है, उसका एक नया पहलू यह भी है। यूपी में बीजेपी हिंदुत्व के बैनर